आज समाचार देख रहे हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सेमीफाइनल का टिकट पक्का करने के लिए टीम इंडिया जोश में। मुंबई के वानखेड़े में श्रीलंका से टक्कर जारी। कोहली ने लगाई 50, एक विकेट के नुकसान पर 140। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में जोश। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त पर बंद। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। रियलिटी पीएसई मेटल में तेजी। ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए केजरीवाल। ईडी के नोटिस को बताया गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित। बीजेपी ने कहा डर गए केजरीवाल। चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में गांठ। नीतीश बोले विधानसभा चुनाव में बिजी कांग्रेस, गठबंधन में नहीं हो रहा कुछ काम। विपक्षी नेताओं के आईफोन हैकिंग केस में साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने शुरू की जांच। एप्पल को भी भेजा नोटिस, जांच में शामिल होने को कहा। गाजा में जबरदस्त फायर फाइटिंग। एक और रिफ्यूजी कैंप पर हवाई हमले। इजराइल ने किया कई हमास के कमांडर के मारे जाने का दावा, लेकिन बाइडेन में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए विराम की कही बात। मर्सिडीज बेंज ने भारत में लॉन्च की AMG C43 4 मैटिक नए लुक के साथ जुड़े कई नए फीचर्स। कीमत 98 लाख रुपए से शुरू। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की खबरों से। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में आज भारत अपना 7वां मुकाबला खेल रहा है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया की टक्कर श्रीलंका से है। श्रीलंका ने टॉस हारकर पहले बैटिंग यहां पर श्रीलंका की टीम कर रही है। यहां पर टीम इंडिया टूर्नामेंट में अब तक जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रही है और जीत का सिक्सर लगा चुकी है। इस मैच में भी रोहित की पलटन जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी, तो वहीं श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर होने की दहलीज पर खड़ी है। अगर मैच हारती है तो सेमीफाइनल की रेस से आज बाहर हो जाएगी। और आइए एक नजर डालते हैं अंक तालिका पर। और टेबल्स को अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर पर इसमें दक्षिण अफ्रीका माफ कीजिएगा बना हुआ है और भारत उसके बाद है। उसके बाद अगर आप इस पर नजर डालेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नीदरलैंड और तमाम देश इस अंक तालिका में आपको एक एक करके नजर आएंगे। लेकिन आज निगाहें, नजरें सबकी भारत के ऊपर है, क्योंकि भारत और श्रीलंका का मैच देखने के लिए दूर दूर से लोग मुंबई पहुंचे हुए हैं। वानखेड़े स्टेडियम के बाहर क्रिकेट के दीवानों का जो जमावड़ा है वो फिलहाल लगा हुआ है और सभी इस मैच में भारत की जीत की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत एक्साइटेड मैच है। हर एक मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जीत इंडिया भूख लगी है जीतने की, वो कंटिन्यू बनी रही है। 6 शिकार करके आ गए हैं, 7वां शिकार मुंबई में करेंगे, क्योंकि सामने है श्रीलंका, क्योंकि उनका शिकार 2011 में महेंद्र सिंह धोनी जी की कप्तानी में किया गया था। अब रोहित शर्मा है। हिटमैन निकले फौज लेके मैदान पर, क्रिकेट के पिच पर बड़ी बड़ी टीम आई, टीम इंडिया ना किसी से रुक पाई। I just want that they should score more so that we have a fun game. India gonna win this match easily because they played very well in the last 6 games, so they're gonna do a good job today. बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा पिछले 6 मैच में और इंडिया ही वर्ल्ड कप लेगा। कि जिस माइंडसेट से हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं उनको पॉल्यूशन और कोई चीज अब रोकने वाली नहीं है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। आज इंडिया और श्रीलंका के मैच में पिछला जो एशिया कप का फाइनल था उसमें अपन ने 50 रन पे उसको ऑल आउट कर दिया था। आज भी यही उम्मीद है कि बहुत बड़ी जीत होगी। जी, तो कुल मिलाकर इंडिया का जोश काफी हाई है और इस वक्त हमारे साथ इस जोश हाई को और ज्यादा हाई करने के लिए मौजूद हैं विपिन भट्ट जी, जिनसे हम बात करेंगे और हम समझेंगे इस टेम्परेचर को। तो विपिन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जोश तो टीम इंडिया का काफी हाई है और हर मैच में आपका जोश भी बहुत ज्यादा हाई होता है और उम्मीदें भी उतनी ही होती है। सिक्सर लग चुका है, क्या ये जीत भी हम पक्की समझे? हाँ, देखिए होनी तो चाहिए। इस समय जैसा मैच चल रहा है, विराट और शुभमन जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, दोनों अपनी 50 कर चुके हैं। अलग बात है कि विराट को शुरू में काफ़ी चांसेस मिल गए, बट चलिए वो क्रिकेट में चलता है। तो आज इंडिया ने पहले बैटिंग की टॉस हारा था इनफैक्ट, तो पहले बैटिंग की यहाँ पे नौबत आई और डिसाइड किया श्रीलंका ने कि वो बॉल करेंगे और
रोहित जिस तरीके से पहले ओवर में ही आउट हो गए, थोड़ा झटका लगा था, लेकिन अब 10 लोगों को बैटिंग करनी है, ऐसा हमेशा हो ही जाता है कि कोई जल्दी आउट होगा, कोई लेट आउट होगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से शुभमन और विराट खेल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आसान है चीज़ें। तो 150 रन तो बोर्ड के ऊपर आ गए हैं, दोनों 50, हो सकता है दोनों 100 भी कर दें, हम तो यही चाहेंगे। और देखिए एक बड़ा टोटल लगना चाहिए 300 साढ़े 300 के आसपास, क्योंकि छोटा ग्राउंड भी है, बैटिंग पिच भी है, वानखेड़े में काफ़ी रन बनते हैं। तो वी होप टुडे कि इंडिया यहाँ पर एक बार 7वीं जीत लगातार वो दर्ज करता हुआ नजर आएगा। जी, तो अगर ये आज 7वीं जीत होती तो सेमीफाइनल में कहीं ना कहीं इंडिया तो पक्का है कि इंडिया नहीं, देखिए 7वीं जीत हो जाती है तो फिर तो टेक्निकली और थ्योरेटिकली हर तरीके से पक्का। इस वक्त भी हम एक तरीके से सेमीफाइनल में हैं, क्योंकि जो समीकरण बन रहा है, अच्छा एक तो लंबा टूर्नामेंट है, सबको एक दूसरे के 10 टीमें हैं, सबको एक दूसरे के साथ खेलना है, 9 मैचेस खेलने, इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कब तक कहेंगे कि कौन सेमीफाइनल में नहीं है। बांग्लादेश इस समय एकमात्र टीम है जिसे कह सकते हैं कि टूर्नामेंट के बाहर है। बाकी 9 टीमें अभी भी कभी किसी न किसी जुगाड़ से क्वालिफाई कर सकती है। तो इंडिया जो पॉइंट टेबल अभी हमारे सामने भी है, आज का मैच जीतेगा तो इंडिया फिर टॉप पे आ जाएगा, उसके बाद तो डेफिनेटली पक्का हो जाएगा। लेकिन इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो सेमीफाइनल में है या नहीं, क्योंकि उसे सेमीफाइनल में तो जाना है। अब वो टॉप 4 में कहां फिनिश करता है, सेकंड करता है या फर्स्ट करता है, उसका महत्व इसलिए होगा कि वो किससे भिड़ेगा। तो जो फर्स्ट फिनिश करता है वो 4th से खेलता है, जो सेकंड आता है वो 3rd से खेलता है। तो फिर इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो इंडिया वो मैच एक सेमीफाइनल जो कि आपके यहाँ पर मुंबई में ही है, उसमें इंडिया खेलेगा, या फिर जो कोलकाता वाला सेमीफाइनल है उसमें खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा, ये थोड़ा डिपेंड करेगा। काफी टेक्निकल होती है उस लिहाज से ये जीत। अदरवाइज तो इंडिया आप मानिए कि टॉप 4 में तो है ही। जी, मेरा एक सवाल और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आज अगर इंडिया जीत जाता है, मतलब जो कि जीतेगा ही जिस तरीके के फॉर्म में इंडिया है, तो यहाँ पर कितना बड़ा प्रेशर होगा उसके ऊपर जो उसके साथ खेलेगा, क्योंकि आप देखिए एक भी मैच इंडिया ने नहीं हारा है अब तक। देखिए अब ये थोड़ा सा ना, इस पे मेरे विचार अलग हो जाते हैं। क्रिकेट इज अ ग्रेट गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताओं का जो खेल है। ऐसे कई उदाहरण है, इंडिया के लिए था कि पिछले से पिछला वर्ल्ड कप जो था उसमें हमारा बहुत अच्छा फॉर्म रहा था, हम अनबीटन सेमीफाइनल तक गए और हार गए। न्यूजीलैंड का याद आता है 1992 में, जब वो अनबीटन रहे और सेमीफाइनल में उन्हें पाकिस्तान ने, जिसने बाद में वर्ल्ड कप भी जीता, जैसे तैसे गिरते पड़ते पहुंची थी सेमीफाइनल तक और हरा दिया। तो ये तो उस दिन की बात होती है। लेकिन इंडिया अभी तक बहुत अच्छा खेल रही है। हम तो चाहेंगे अनबीटन वो सेमीफाइनल में जाए और वर्ल्ड कप उठाए, क्योंकि इतिहास तो बनते हैं। ऐसा नहीं कि पहले ऐसा हो गया तो अब कभी नहीं होगा। लेकिन क्या है ना, फैंस है तो वो फैंस अपने तरीके से सोचते हैं। आप और हम भी इंडियन टीम के फैन हैं, हमको लगता है कि भाई एक मैच से ना अगर हार हो जाती है काला टीका लग जाता है, टीम को नजर नहीं लगती है। लेकिन अब एक तरफ ये सोच भी गलत है, भाई क्यों हारे। तो ठीक है, अपनी अपनी भावनाएं हैं, सब अपने अपने टीम को जिताने के लिए अलग अलग टोटके सोचते हैं। तो खैर हारे या जीते, लेकिन हम तो चाहेंगे फाइनल रिजल्ट जो हो उसमें इंडिया कप उठाए। नहीं तो एक और छोटा सा सवाल, बस बहुत छोटा सा सवाल, क्योंकि समय हमारे पास कम है। कोई टीम अब तक अनबीटन जो पहुंची हो और उसने वर्ल्ड कप उठाया हो, ऐसा देखिए, अब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, शायद ऐसा नहीं हुआ है। कोई ना कोई तो मैच हारा है तो अब ऑस्ट्रेलिया क्योंकि 5 बार की चैंपियन है, मैं जाके एक बार देखता हूं। आपका अच्छा सवाल है, आगे जब बात करेंगे तो इसका एग्जैक्ट जवाब लेकर आऊंगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार उठाया है, हो सकता है एक आध बार वो बिल्कुल अनबीटन गए हो, या रेस्ट में जब वेस्ट इंडीज माइटी वेस्ट इंडीज होती थी, इंडिया ने 83 में वर्ल्ड कप जीता, उससे पहले 2 बार वेस्ट इंडीज चैंपियन बन चुकी थी। देखना होगा क्या उन्होंने बिल्कुल बिना कुछ भी हारे वर्ल्ड कप उठा लिया था। अच्छा सवाल है, आगे इसका जवाब लेके आऊंगा। चलिए, तो अभी फिलहाल इसका जवाब नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि भारत बहुत कमाल के फॉर्म में है और आज भी भारत जीतेगी, ऐसा सबको उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां शराब घोटाले में केजरीवाल को लेकर कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि केजरीवाल ने सम्मन को गैर कानूनी, यानी कि ईडी ने जो उनको सम्मन जारी किया था उसको गैर कानूनी बताते हुए ईडी के सामने जाने से इनकार कर दिया है और चिट्ठी लिखकर सवालों की झड़ी इस चिट्ठी में लगा दी है। केजरीवाल ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। सुनिए, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने जो केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है उसमें क्या क्या लिखा है ये बताया है। ईडी के संबंध में ये कहीं साफ नहीं हो रहा कि वो अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत में बुला रहे हैं। संदिग्ध की हैसियत से बुला रहे हैं, गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं, ये जानबूझ के इसको साफ नहीं किया जा रहा, वो साफ करे ईडी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है, या एज एन इंडिविजुअल अरविंद केजरीवाल करके बुलाया जा रहा है। ये ईडी ने अपने संबंध में साफ नहीं किया, ईडी इसको साफ करे।
तो वहीं केजरीवाल के वार पर यानी कि ईडी की जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है उस पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी के नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले का किंग पिंग बताया और कहा कि जांच में शामिल नहीं होना यह साफ बताता है कि केजरीवाल डरे हुए हैं। कमेटी के सामने, ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश नहीं होना ये एक तरह से कहीं ना कहीं डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हां मैंने गलती की है। और एक तरह से आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने ये स्वीकार किया है कि हां शराब घोटाले में मेरा हाथ है। और अब बात विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की, जिसमें दरार के संकेत मिलने लगे हैं। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। नीतीश ने कहा कि आजकल इंडिया गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा है, कांग्रेस इस पर ध्यान नहीं दे रही है, वो फिलहाल 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। के लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। और नीतीश कुमार के इस बयान पर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर चुटकी ली। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को इंडिया जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। अभी तक इस गठबंधन में ना लोगो बन पाया है, ना लोगों के लिए क्या करना है वो तय हो पाया है, ना नेता तय हो पा रहा है, ना नीति तय हो पा रही है। केवल अपने अपने एम्बिशन को कैसे आगे करना है, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी जो खाली नहीं है उसमें अपने आप को कैसे दावेदार बताना है और कैसे सीटों के लिए लड़ना है, इसका एक और ट्रेलर आज सामने निकल कर आया है। मुझे लगता है कि इंडी जोड़ो यात्रा की सख्त ज़रूरत है। राहुल जी को इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। और क्या इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गई है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा, शाम 7:57। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मानवीय आधार पर युद्ध रोकने का सुझाव दिया है ताकि बंधकों को बाहर निकाला जा सके। अरब देश भी प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम कुछ समय के लिए युद्ध रोका जाए। अमेरिका और अरब देशों के राजनयिक प्रयासों के बीच इजरायली सेना आज गाजा सिटी में और आगे की तरफ बढ़ गई है। इजरायली सेना ने हमास के एंट्री टैंक सिस्टम के हेड को मार गिराने का दावा किया है, तो वहीं हूती के हमलों को देखते हुए इजरायल ने रेड सी में मिसाइलों से लैस अपने बोट्स जो हैं वो तैनात कर दिए हैं। दूसरी तरफ मिस्र के राफा बॉर्डर से घायल फिलिस्तीनियों और विदेशी नागरिकों को निकालने का काम शुरू हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि आज 600 विदेशी नागरिक, जिसमें 400 अमेरिकी भी शामिल हैं, राफा बॉर्डर से वो निकाले जाएंगे। तो वहीं इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि राफा बॉर्डर से राहत सामग्री से भरे 61 ट्रकों ने गाजा में प्रवेश किया है। भारत ने भी गाजा में सिविलियंस के लिए यहां पर 38 टन भोजन और मेडिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं उसकी खेप भेजी है, जो कि भारत पहले भी कहता रहा है कि वो गाजा की मदद करता रहेगा। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में जोश रहा और इसी के साथ सेंसेक्स 490 अंक चढ़कर 64,081 पर बंद हुआ और निफ्टी 144 अंक चढ़कर 19,133 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी रियलिटी, पीएससी और मेटल शेयरों में रही, तो वहीं एनर्जी, एफएमसीजी, आईटी शेयरों में बढ़त देखी गई। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा किस सेक्टर्स और शेयरों में आज एक्शन रहा? देखिए, आज वीकली एक्सपायरी का दिन था, गैप अप शुरुआत हुई लेकिन मार्केट ने सस्टेन किया उसको और सस्टेनेंस के दम पर डे हाई के आसपास या क्लोजिंग तक भी हरा निशानी देखने को मिला। कुछ गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर, पहले ब्रिटानिया आज 3% की तेजी, हिंडाल्को 2.5% ऊपर, इंडसइंड बैंक 2% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल करीब 2% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो दोनों में प्रेशर, अदानी एंटरप्राइज नंबर के बाद फ्लैट, ओएनजीसी करीब 1/4% के आसपास गिरावट यहां देखने को मिली। त्रिवेणी टर्बाइन नंबर्स के बाद 9% ऊपर, हिताची एनर्जी 7% ऊपर, डेल्टा कॉर्प 8% ऊपर और केआरबीएल करीब 6% तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी।
गिरने वाले शेयरों में नंबर्स का रिएक्शन था सिरमा एसजीएस में, दीपक फर्टिलाइजर में और साथ साथ सफारी इंडस्ट्रीज में, जहां पर दबाव रहा मोतीलाल ओसवाल में, सभी में ही मेजरली नंबर्स का प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा रियल एस्टेट में आज गेनर्स थे लोधा, उसके अलावा फिनिक्स, ओब्रॉयर रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी करीब करीब 3 से लेके 6% तक का अप मूव आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग के दम पे या वोलेटाइल सेशन के बीच मार्केट्स में खरीदारी देखने को मिली। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और अब बात यूएस फेड की, जिसने दरें नहीं बढ़ाई लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क अब भी कायम है, ऐसा कहना है पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा का। उन्होंने कहा कि संकट में भी भारत निवेश के लिए अच्छे सेफ जगह के रूप में उभरा है। 3 चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। एक तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, दूसरा फेड और तीसरा इंडिया की अपनी स्ट्रेंथ। फेड का जो एक रिस्क फैक्टर था वो अभी थोड़ा कल के स्टेटमेंट से कम हो गया है। तो अभी ऐसा लग तो नहीं रहा कि फेड और रेट इंक्रीजेस तो नहीं करेगा, जैसे उन्होंने बोला। रेट कट्स होंगे कि नहीं ये अभी कहना मुश्किल है। वर्ल्ड में इतना तनाव चल रहा है, पर इंडिया एक सेफ हेवन बन के लग रहा है। और ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, एक ये कंसेंसस व्यू है कि इंडिया सेफ हेवन है और इंडिया की ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। इंडिया के जो रिजल्ट्स आए हैं कंपनीज के अभी, वहां पर भी हमें रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है। और विरोधी पार्टियों के नेताओं के आईफोन पर हैकिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। CERT इन यानी कि साइबर इमरजेंसी रिस्पांस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। CERT ने एप्पल को भी जांच को लेकर नोटिस दिया है। डिटेल से समझते हैं इस खबर को असीम मनचंदा से, जो इस वक्त हमारे साथ है। असीम, बताएं जरा आईफोन हैकिंग केस में क्या अपडेट है? देखिए, मंगलवार को कुछ विपक्षी नेताओं के आईफोन पर हैकिंग का अलर्ट आया था, जिसके बाद हड़कंप मच गया। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। अब साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्ट ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। खासतौर पर कि एप्पल के अधिकारियों को भी नोटिस भेजा गया है। एप्पल से कहा गया कि वो जांच में सहयोग करे और बताए कि अलर्ट किस वजह से भेजे गए, कौन इसके पीछे है। सर्ट अपनी रिपोर्ट कुछ हफ्तों के अंदर सरकार को सौंप सकती है। इतना ही नहीं, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी है वो भी इसको लेकर के एक्शन में आ गई है। जल्दी ही सर्ट के अधिकारी और एप्पल के अधिकारियों को नोटिस भेज करके उनसे जवाब मांगा जा सकता है और अगली बैठक में उस मुद्दे को उठाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के सरकार इस मामले की गहन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से ये अलर्ट भेजे गए और इसके पीछे कौन है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और 81 करोड़ 50 लाख लोगों के आधार डेटा लीक होने की खबर ने सबको चिंता में डाल दिया है। क्या वाकई इतना डेटा लीक हुआ है और क्या हो सकता है आपके ऊपर इसका असर? इसी पर आज का कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। और हैप्पी बर्थडे किंग खान, दिखाएंगे आपको शाहरुख खान के बर्थडे की तमाम तस्वीरें ब्रेक के बाद। बार फिर आपका स्वागत है। किंग खान यानी शाहरुख खान आज 58 साल के हो गए। हर साल की तरह आज 12 बजे रात में मुंबई में किंग खान के घर मन्नत के बाहर सैकड़ों फैंस जुटे। आतिशबाजी, हूटिंग के साथ SRK का जन्मदिन यहां पर लोगों ने यानी कि उनके फैंस ने मनाया। शाहरुख ने भी अपने चाहने वालों को हमेशा की तरह निराश नहीं किया और मन्नत की रेलिंग पर चढ़कर बाकायदा फैंस का शुक्रिया अदा उन्होंने किया। शाहरुख खान यहाँ पर ब्लैक टी शर्ट, पैंट, कार्गो पैंट, जीन्स में नजर आए। काले चश्मे उन्होंने लगाए थे रात को। मन्नत पर आइकॉनिक पोज उन्होंने अपना यहाँ पर दिया और अपना अभिवंदन जो करने का स्टाइल है उनका, अपने फैंस का, उस स्टाइल में उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। एक्स पर शाहरुख ने पोस्ट करके भी सबको थैंक यू कहा। शाहरुख के जन्मदिन पर फैंस को एक और तोहफा मिल गया है। किंग खान की मच अवेटेड मूवी डंकी का ड्रॉप 1
रिलीज कर दिया गया है। राजकुमार हिरानी ने फिल्म का डायरेक्शन किया है। फिल्म में शाहरुख हार्डी की भूमिका में नजर आने वाले हैं। SRK के साथ फिल्म में तापसी पन्नू, विकी कौशल, बोबिन ईरानी भी नजर आएंगे। डंकी क्रिसमस पर इन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। और फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही मर्सिडीज बेंज ने भारत में अपनी नई मर्सिडीज AMG C43 मैटिक को लॉन्च कर दिया है। नई जनरेशन की इस गाड़ी को कंपनी ने स्पोर्टी लुक में उतारा है। इसकी कीमत 98 लाख रुपए से शुरू होती है। फीचर्स की अगर बात करें तो मर्सिडीज AMC में 43 मैटिक 2.0 लीटर यानी कि इनलाइन 4 सिलेंडर्स हैं। इसमें टर्बो चार्जर हैं, पेट्रोल से लैस है ये। इस गाड़ी का इंजन 408 HP और साथ ही 500 MN का टार्क इसमें पैदा करता है ये। और ये 14 HP 48V माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम से आता है। AMG C43 मैटिक B गाड़ी सिर्फ 4.6 यानी कि 4 सेकेंड आप मान के चलो, इसमें ये कम से कम 100 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकती है। इसकी टॉप स्पीड 265 किलोमीटर घंटा होगी। मर्सिडीज बेंज AMG C43 मैटिक की कीमत 98 लाख रुपए से शुरू होगी। ये गाड़ी BMW M30 और Audi A5 से मुकाबला करेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।